अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल सिलसिला छोड़ा था। टॉपिक था जी हमारा अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे जी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और डिज़ाइन, decision about the structure of the supply chain and what process each stage will perform। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा सप्लाई चेन का स्ट्रक्चर क्या होगा और हमने उसको किन किन स्टेजेस में उस प्रोसेस को बनाना है और उसकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना है। फिर हमने स्ट्रैटेजिक सप्लाई चेन डिसीजंस लेने हैं जी, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो हम उसको लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं। स्ट्रैटेजिक सप्लाई चेन डिसीजन में हमारे पास क्या क्या हमने डिसीजन लेने हैं। सबसे पहले तो जो हम बिजनेस डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी लोकेशन एंड कैपेसिटीज ऑफ फैसिलिटीज़, एक तो उसकी हमने सबसे पहले लोकेशन डिज़ाइन करनी है। लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम हो और उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है प्रॉब्लम्स को, चीज़ों को हैंडल करने के लिए और हमारे ऑपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। और जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं उसको हमने स्टोर डिफरेंट लोकेशंस पे करना है रीजनली। ठीक है जी, सप्लाई चेन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नॉर्मली हम पाकिस्तान को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जितनी भी सेल्स की कंपनी है उसमें साउथ है, सेंटर है और नॉर्थ है। तो एक मेन हब होता है जो नॉर्मली कराची में होता है और उसके बाद बाकी रीजनल जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं उस पर हम छोटे छोटे एक तो वेयर हाउसेज बनाते हैं और उसके बाद हम आगे से उसको अपने जो लोकल सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको फीड करते हैं। और जी सबसे इम्पॉर्टेंट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा जी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपने जो ऑप्शंस हैं उसमें आपने सी के ऑप्शंस भी देखने हैं और बाय एयर ऑप्शंस भी देखने हैं। उसकी कॉस्टिंग करनी है और उसको प्रोडक्ट के साथ लिंक करना है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है। अगर आप पेरिशेबल गुड्स हैं यानी कि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लाइक फ्रूट है, सब्जी है, इस तरह के जो जिनकी एक्सपायरी बड़ी शॉर्ट होती है, तो उसमें नॉर्मली जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रही होती हैं कंपनीज वो एयर ट्रैफिक को या एयर लिफ्ट को ज़्यादा प्रेफर करती हैं और जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है प्रोडक्ट्स की उसमें हम सी शिपमेंट्स की तरफ जाते हैं। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आईटी सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए, उसको एवेल्युएट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा आईटी सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उसमें जितने भी बिजनेस लाइन मैनेजर हैं दे विल बी वेल इन्फॉर्म्ड और दे आर इन ए बेटर पोजीशन टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी इन फ्यूचर। अच्छा जी, सप्लाई चेन डिजाइन मस्ट सपोर्ट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। आपका सप्लाई चेन क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने डिजाइन किया होता है तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करना चाहिए। अगर वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइंड नहीं है तो देन यू आर नॉट इन ए बेटर पोजीशन टू अचीव योर टारगेट्स। सप्लाई चेन डिजाइन डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म एंड एक्सपेंसिव टू रिवर्स। ठीक है जी, अब ऐसे फैसले आपने बड़े मोहतात होके करने होते हैं। अपने जो डिजाइन डिसीजन किए हैं उसको आपको रिवर्स करना या बैक फुट पे जाना बड़ा मुश्किल होता है। फर्ज करें आपने एक प्लांट खरीदा है, आप मैन्युफैक्चरिंग में आए हैं और आप उसमें डायपर्स वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, आप कहें जी मैं इसको नहीं चेंज करता हूं, मैं डायपर्स की जगह कोई XYZ फूड आइटम में आना चाहता हूं, तो ये टोटली दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। तो इसलिए आपका जो डिजाइन है, डिजाइन डिसीजन जो है सप्लाई चेन के, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसको आपने बड़े मोहतात होकर सिलेक्ट करना है और फिर उसके साथ स्टिक रहना है, चाहे अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि अगर आप उसको इस डिसीजन से बैकफुट पे जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और हमने इसको मस्ट टेक इनटू अकाउंट मार्केट अनसर्टेनिटी और हमने मार्केट अनसर्टेनिटी को देखते हुए ही अपने सप्लाई चेन के डिसीजन डिजाइन करने हैं। अगला है जी सप्लाई चेन प्लानिंग, डेफिनेशन ऑफ ए सेट ऑफ पॉलिसी दैट गवर्न शॉर्ट टर्म ऑपरेशन। अब प्लानिंग जो है ना वो शॉर्ट टर्म होती है, डिजाइन लॉन्ग टर्म होता है। और ये हम कैसे बनाते हैं प्लानिंग? फिक्स बाय द सप्लाई कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम प्रीवियस फेजेस।
और जो आपके डिजाइन फेजेस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम अपना प्लानिंग करते हैं। स्टार्ट विद ए फोरकास्ट ऑफ डिमांड इन अपकमिंग ईयर, और जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी हम फोरकास्टिंग करते हैं। अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी हम प्रीवियस स्टैटिस्टिक्स देखते हुए हम प्रोडक्ट को प्लान करते हैं। उसमें प्लानिंग डिसीजंस में क्या क्या शामिल है जी? पहला है विच मार्केट विल बी सप्लाइड फ्रॉम विच लोकेशन, ठीक है। अब जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान को हम 3 लोकेशंस में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्थ है, एक सेंटर है और साउथ है। अब हम अपने मैं बैठा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो नॉर्थ को हम फीड नॉर्मली जो उसका मेन हब होता है उसका रावलपिंडी इस्लामाबाद में होता है, और नॉर्थ सेगमेंट को हम फीड करते हैं जेलम से लेकर अल्लाह भला करे आपका इधर कश्मीर बेल्ट सारी और पेशावर तक सारा हम नॉर्थ से यहाँ से कवर होता है। उसी हिसाब से आपने इस एरिया की ऑलरेडी फोरकास्टिंग की होती है और उसके प्लान बनाते हैं, बिल्डअप फॉर इन्वेंट्रीज। आपने इन्वेंट्रीज इतनी प्लान करनी होती हैं कि इस एरिया को आप कम से कम फीड कर सके, और आपका जो मेन हब है लाइक कराची, वहां से आपको इन्वेंट्री का लीड टाइम भी पता होना चाहिए ताकि आपकी सेल्स में डिस्टर्बेंस ना हो। उसके अलावा हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकते हैं और बैकअप लोकेशंस भी रख सकते हैं। अब पिंडी इस्लामाबाद की बैकअप लोकेशन अगर हम 3 हिस्सों में साउथ, नॉर्थ और सेंटर को कहें तो पिंडी की जो बैकअप लोकेशन वो सेंटर बनती है, क्योंकि साउथ से कराची से स्टॉक आने में टाइम लगेगा, सेंटर से स्टॉक आने में आपको कदरे आसानी होगी। फिर आपने इन्वेंट्री पॉलिसीज मेंटेन करनी है कि इन्वेंट्री को हैंडल कैसे करना है अपने एंड पे, अपने गोडाउन और अपने वेयर हाउसेज में, मैन्युफैक्चरर के और आपकी सब लोकेशंस पे। आपने टाइमिंग, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बड़ा लीड टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट करता है सप्लाई चेन में, आपको लीड टाइम का बार बार जिक्र आएगा, इसको हम सप्लाई चेन परफॉर्मेंस से ये बहुत लिंक होता है। तो लीड टाइम एंड साइज ऑफ मार्केट प्रमोशन, और उसकी मार्केट प्रमोशन का साइज भी हम देखते हैं कि उसको प्रमोशन के लिए हमें क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, उसके हिसाब से हम चीजों को लेकर चलते हैं। सप्लाई चेन प्लानिंग मस्ट कंसीडर इन प्लानिंग डिसीजन। हमें ये इसमें डिमांड अनसर्टेनिटी, इसमें 3 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो प्लानिंग में हमने देखने हैं, प्लानिंग डिसीजन में हमने देखने हैं बेसिकली। डिमांड अनसर्टेनिटी, एक्सचेंज रेट्स और कंपटीशन ओवर द टाइम होराइजन, ठीक है। डिमांड अनसर्टेनिटी, अब ये सीजनल चीजें होती हैं। फर्ज करें अभी जिस तरह गर्मी का मौसम है, इसमें ठंडे मशरूबात, इसमें बड़ी डिमांड अनसर्टेनिटी होती है, और उसको हमने ज़हन में रखते हुए अपनी प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन को जगाते रहना होता है कि भाई ये अनसर्टेनिटी है, कस्टमर कभी भी किसी भी वक्त मौसम की शिद्दत गर्मी की बढ़ सकती है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसी तरह वाइस वर्सा सर्दियों के जो आइटम हैं जिसमें आप कह लें गर्म चीज़ें हैं, ठीक है, जो लोग नॉर्मली खाते हैं, अगर सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो उसमें अनसर्टेनिटी एकदम आ जाती है। बाज़ दफ़ा सीजन आपका शॉर्ट हो जाता है, बाज़ दफ़ा एक्सटेंड हो जाता है, तो उसमें आपको डिमांड अनसर्टेनिटी को बहुत मद्देनजर रखना होता है। और जिन कंपनी के या जिन मैन्युफैक्चरर्स के रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट हो रहे थे, उन्होंने एक्सचेंज रेट को यानी कि डॉलर रेट को बड़ा देखना होता है। जिस तरह आजकल कंट्री की जो आजकल हमारे फ्लक्चुएशन है, डॉलर रेट बहुत ऊपर नीचे जा रहा होता है, तो उसका प्राइस पे बहुत असर आता है, तो हमने डॉलर को बहुत एहतियात से लेकर चलना होता है। और कंपटीशन ओवर द टाइम होराइजन, और हमने वक्त के साथ साथ देखना होता है कि इस टाइम होराइजन में अगर हम फर्ज करें किसी ऐसे सेगमेंट में है उसमें ऑलरेडी 1 से 2 की प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, फ्यूचर में भी हमें स्पेकुलेशन रखनी चाहिए कि इसमें अगर 3 से 4 प्लेयर या 5 प्लेयर और आते हैं तो हम कंपटीशन को किस तरह सस्टेन करेंगे और उसके अगेंस्ट क्या प्लान हम बना सकते हैं। अब है जी सप्लाई चेन ऑपरेशंस। ऑपरेशन जो है ना, ये टाइम होराइजन हम वीकली या डेली बेसिस पे, मैंने आपको पहले भी लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें बताया था, ऑपरेशन आपके डिपेंडेंट होते हैं वीकली और डेली बेसिस पे। डिसीजंस रिगार्डिंग इंडिविजुअल कस्टमर ऑर्डर, उसमें हम ऑर्डर टू ऑर्डर इन डेप्थ देख रहे होते हैं कि कस्टमर टू कस्टमर हमारा ऑर्डर सप्लाई हो रहा है या उसमें कोई हर्डल्स तो नहीं है। सप्लाई चेन कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स्ड एंड ऑपरेशन पॉलिसीज आर डिटरमिन्ड, ठीक है। इसमें ये जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ये फिक्स होते हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर एक रूट पे सप्लाई जानी है तो वो जानी है, और उसके लिए पॉलिसीज भी डिफाइंड है कि आपने मार्केट को किस तरह हैंडल करना है, कैश पे सप्लाईज देनी है, क्रेडिट पे देनी है, डिस्काउंट कितना देना है, वो सारी चीजें ऑलरेडी डिटरमिन्ड होती हैं। गोल इज टू इम्प्लीमेंट द ऑपरेशन पॉलिसी एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। ऑपरेशन पॉलिसी का जो डेली बेसिस का गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप अपने डेली बेसिस के गोल्स को फॉलो कर रहे हैं और उसको हासिल कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ अपने लॉन्ग टर्म या क्वार्टरली गोल्स या फिर एनुअली गोल्स आप आसानी से, या 5 साल जो गोल्स हैं उसको आप अचीव करते हैं। एलोकेट ऑर्डर्स टू इन्वेंट्री और प्रोडक्शन, सेट ऑर्डर ड्यू डेट्स। हमने जो ऑर्डर इन्वेंट्री प्रोडक्शन के लिए जो हमने ऑर्डर्स हमको ऑलरेडी हमने बताया होता है कि जी हमारी इतनी डिमांड है, हमें इतने इस महीने में या इस टाइम फ्रेम में इतनी प्रोडक्शन चाहिए होती है, आपने प्लानिंग दी होती है और वो फैक्ट्री के लोगों के साथ, सेल्स के लोग फैक्ट्री के लोगों के साथ शेयर करते हैं। उनकी आपकी जो टाइम लाइन्स हैं वो आप उनको बताते हैं, उसमें से जनरेट पिक लिस्ट एट ए वेयर हाउस। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट वेयर हाउस में पड़ा हुआ है वो कितना इन्वेंट्री है और हमें कितनी फोरकास्टिंग को मद्देनजर रखते हुए कितनी हमें प्रोडक्शन की जरूरत पड़ सकती है। सेट डिलीवरी स्केड्यूल्स और प्लेस रिप्लेनिशमेंट ऑर्डर्स। और डिलीवरी जो हमारी टाइम स्पैन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, उसको देखते हुए। और रिप्लेनिशमेंट मतलब उसको रिफिलिंग कहते हैं, मतलब अगर एक मार्केट में फर्ज करें कोई प्रोडक्ट गया है, वो कितने अरसे में कितने टाइम फ्रेम में कंज्यूम होता है और उसको हमें रिफिलिंग में कितना टाइम लगेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कंज्यूमर जनरेट हो गया है और आपकी चीजें वो खरीद रहा है, लेकिन अगर आप मार्केट को रिप्लेनिशमेंट नहीं कर पा रहे, यानी कि रिफिल नहीं कर पा रहे, तो आपका कस्टमर लूज हो जाता है, वो दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर जाएगा। मच लेस अनसर्टेनिटी, ये शॉर्ट टाइम होराइजन होता है, इसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। अनसर्टेनिटी आपकी ज्यादातर क्वार्टरली बेस पे, एनुअली या आगे आने वाले सालों में आपको पता होता है कि प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा है, मार्केट बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, तो उसमें अनसर्टेनिटी फैक्टर ज्यादा होता है। डे टू डे ऑपरेशन में अनसर्टेनिटी फैक्टर कदरे कम होता है। प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन, अब इसमें दो तरह के व्यू हैं, एक साइकिल व्यू है और एक पुश और पुल व्यू है। साइकिल व्यू में क्या होता है, प्रोसेसेस इन ए सप्लाई चेन आर डिवाइडेड इनटू ए सीरीज ऑफ साइकिल्स, ईच परफॉर्म एट द इंटरफेसेस बिटवीन टू सक्सेसिव सप्लाई चेन स्टेजेस। अब आपके साइकिल्स होते हैं जो ऑटो साइड पे होते हैं और आपके सप्लाई स्टेजेस होते हैं जो आपके लेफ्ट साइड पे। तो आगे इंशाल्लाह डायग्राम भी आएगी, आज भी मैं स्लाइड इंशाल्लाह लिंक करूंगा, आपको समझने में आसानी होगी। अभी मैं लिंक नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको मर्ज करने में हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो फिर मैं जब यहाँ से फारिग होऊंगा कंप्लीट करके मर्ज करूंगा। और उसमें देखें, एक साइड पे आपको, लेफ्ट साइड पे आपको प्रोसेसेस में चेन स्टेजेस नजर आएंगी और राइट साइड पे आपको साइकिल्स नजर आएंगी। ये दोनों साइकिल आगे डायग्राम में भी मैं डिस्कस करूंगा। पुश पुल व्यू क्या होता है, प्रोसेस इन ए सप्लाई चेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर एक्सिक्यूटेड इन रिस्पांस टू ए कस्टमर ऑर्डर, इसको हम पुल स्ट्रेटेजी कहते हैं, और इन एंटिसिपेशन ऑफ ए कस्टमर ऑर्डर। ठीक है जी, एक रिस्पांस है और एक एंटिसिपेशन है। जो रिस्पांस के साथ चीजें लिंक हैं उसको मैंने आगे हाईलाइट भी किया है स्लाइड में, आपको समझने में आसानी होगी। उसको हम पुल स्ट्रेटेजी कहते हैं जो रिस्पांस होता है कस्टमर का, और जो एंटिसिपेट करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं या प्रोजेक्शन करते हैं, उसको हम पुश कहते हैं। अब ये जी आगे वो स्लाइड आ गई है, इसमें आप देख सकते हैं साइकिल व्यू ऑफ ए सप्लाई चेन प्रोसेस। लेफ्ट साइड पे आपके डिफरेंट साइकिल्स हैं, इसमें कस्टमर ऑर्डर साइकिल है, रिप्लेनिशमेंट साइकिल है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, प्रोक्योरमेंट साइकिल है। ये नीचे बॉटम से शुरू होगा और टॉप तक जाएगा और ये रीअकरिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसको साइकिल कहते हैं। और नीचे ये सप्लायर से शुरू होगा, फिर मैन्युफैक्चरर के पास, सप्लायर से मुराद रॉ मटेरियल सप्लायर, यहां से शुरू होगा, मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा और रिटेलर से होता हुआ एंड कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और ये सारे फेजेस लेफ्ट पे इसके प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। अब साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन में प्रोसेसेस में क्या है कि सप्लायर स्टेज मार्केट प्रोडक्ट, उससे आप लेते हैं। बायर स्टेज प्लेसेस ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस होता है। सप्लायर स्टेजेस रिसीव ऑर्डर, जो सप्लायर है वो ऑर्डर रिसीव करता है। सप्लायर स्टेज सप्लाईज ऑर्डर, जो रॉ मटेरियल का सप्लायर वो आगे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। बायर स्टेज रिसीव ऑर्डर, बायर रिटर्न रिवर्स फ्लो ऑफ सप्लायर टू और थर्ड पार्टी, और फिर जो भी है ये रिवर्स फॉर्म में वापस आता है फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में, दोनों एंड पे, मैन्युफैक्चरिंग एंड पे भी और एंड यूजर एंड पे भी, ये सारी चीजें वापस हम देखते हैं। पुश and pull view of supply chain process. Supply chain process fall into one of two categories depending upon the timing of their execution relative to customer demand. ये आप पुश और पुल जो है ना, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। उसकी एक तो टाइमिंग हमने देखनी होती है और उसकी एग्जीक्यूशन का हमने कस्टमर की डिमांड को कैसे फुलफिल करना है।
पुल है जी, हेयर एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड, इसमें एग्जीक्यूशन इन रिस्पॉन्स टू ए कस्टमर ऑर्डर, ये रिएक्टिव प्रोसेस है, इसमें एग्जीक्यूशन को हम देखते हैं। और पुल स्ट्रेटेजी में क्या होता है, हेयर एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ कस्टमर ऑर्डर, इसको स्पेकुलेटिव कहते हैं। ये जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है, इसके दरमियान में 2 स्लाइड्स हैं जो पिक्चर्स हैं, और उससे पहले जो मैंने डिस्कशन किया, और उसके दरमियान में 2 स्लाइड हैं, उसके बाद ये आप पढ़ेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है जी। और पुश और पुल बाउंड्री सेपरेट्स पुश प्रोसेस फ्रॉम पुल प्रोसेस। ये दोनों जिस तरह हदें होती हैं ना किसी कंट्री की, एक कंट्री की हद है, तो पुश और पुल बाउंड्रीज भी एक दूसरे को सेपरेट करती हैं। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और मार्केट को देखते हुए ये बिहेवियर आपका सामने आता है। Push and pull view of supply chain processes, useful in considering strategic decision relating to supply chain design. More global view of how supply chain processes relate to customer order. Can combine the push and pull and cycle view. ठीक है। अब इसमें डेल और एल बीन की एग्जांपल दी हुई है। इसमें एक कंपनी पुश स्ट्रेटजी अपना रही है, पुश एंड पुल दूसरी पुल आजमा रही है। वो आगे मजीद हमारे परसों के आई थिंक लेक्चर में ये इसका आगे आएगा तो हम आपको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पुश एंड पुल प्रोसेसेस कैन हैव इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन परफॉर्मेंस। हर जो प्रोसेस है पुश एंड पुल का, उसका आपके ऑपरेशंस पे बड़ा गहरा ताल्लुक होता है उसके बिहेवियर का, और उसको देखते हुए आपने अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने होते हैं। ये आज ही आ गया जी, अच्छी बात है। अब ये देखें जी पुश, अब ये पहले जो स्लाइड है इंशाल्लाह जब आप इसमें आएगा स्क्रीन पे, जब मैं शॉर्ट विंडो में आप देखिएगा, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। पुश एंड पुल व्यू में एल बीन की एग्जांपल दी है। आपके लेफ्ट साइकिल पे स्टेजेस हैं जिसपे हमने जिक्र किया था। इसमें 2 स्टेजेस हैं, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिप्लेनिशमेंट साइकिल और कस्टमर ऑर्डर साइकिल। पुल प्रोसेस ऊपर की तरफ है, बॉटम और नीचे की तरफ पुश प्रोसेसेस है। और कस्टमर ऑर्डर अराइव, वो उसमें आप राइट साइड पे आपके साइकिल्स आ रहे हैं जिसमें प्रोक्योरमेंट साइकिल है, रिप्लेनिशमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, और कस्टमर ऑर्डर साइकिल है। उसमें नीचे सप्लायर से लेके कस्टमर का आपका पुश और पुल का बिहेवियर बिल्कुल तकरीबन पुल के करीब जाके जाता है। ये एल बीन की स्ट्रेटेजी है, वो लोग जो अपना रहे हैं। ठीक है। और इसमें डेफिनेटली वो क्या कर रहे होंगे, मैं थोड़ा सा पीछे भी जाता हूँ। इनको क्योंकि ये कौन सी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, हाँ जी, ये पुल की तरफ जा रहे हैं, पुल प्रोसेस के करीब कस्टमर ऑर्डर है, तो ये रिस्पॉन्स को देख रहे हैं। और जो नीचे है वो अगली वाली स्लाइड में वो कस्टमर जो पुश प्रोसेस के करीब है कस्टमर ऑर्डर। ठीक है। लेफ्ट पे आपके स्टेजेस है, राइट पे साइकिल है, तो ये एंटिसिपेशन की तरफ जा रही है, पुश एंड पुल व्यू ऑफ डेल। ठीक है। तो इसमें इनको हर कंपनी के पास राइट होता है, वो कौन सा प्रोसेस उसको सूट करता है तो वो उसको ऑप्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक मिल रहा है। जो लोग मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, पर्सनली आके भी फीडबैक दे रहे हैं, कंपनी के नुमाइंदे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों से गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखें, और मेरी इस काविश के लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और तौफीक दे कि मैं इसको मुकम्मल कर सकूं। और जो भी मेरे मतलब इस मैंने एक टाइमलाइन सेट की हुई है, गोल्स हैं, उसमें अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे और आप लोगों को भी महफूज रखे, घरों पे रहें इंशाल्लाह। ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है कि ताकि आप घरों से बैठकर इंटरनेट के ज़रिए इस सारी तालीम को एंजॉय करें, स्टूडेंट्स भी और एंटरप्रेन्योर्स भी। अल्लाह पाक आप हामी नासिर हो, हमें अल्लाह पाक आसानियाँ बांटने वाला बनाए, दूसरों के लिए आसानियाँ देने वाला बनाए, और नॉलेज शेयरिंग करने वाला बनाए। अब जितना नॉलेज शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह ताला आपसे कल बकिया स्लाइड्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।